साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉकरोच पार्टी का आंदोलन किस तरह से ध्वस्त हो गया। आंदोलन में लगभग 1000 लोग भी नहीं पहुंचे, ज्यादातर मीडिया वाले थे, यूट्यूबर्स थे। जिस आंदोलन में बताया जाता था कि भाई लाखों लोग आ जाएंगे, करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। मैं लगातार कहता था कि इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर या तो बाहर के देशों के हैं या बॉट्स हैं। बॉट्स यानी कि फर्जी फॉलोअर्स। इस पूरे प्रपंच में बाहर से फंडिंग हुई है, आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है और मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। फिर धीरे धीरे इसमें बाकी गुट भी जुड़ते गए, क्योंकि सबको लगा कि इसके इर्द गिर्द अगर मामला जम गया और तख्ता पलट हो गया तो मजा आ जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, बाहर से कई लोगों ने वीडियो बना बना के डाले थे कि भाई वहां पर पहुंचो तो लाठी लेकर के पहुंचना, पेपर स्प्रे लेकर के पहुंचना, इस बार तो बस कर देना है, नेपाल बना देना है। यानी कि भारत के युवा को भड़काया जा रहा था बाहर से बैठ करके। कोई कनाडा में बैठ करके वीडियो बना रहा है, कोई यूएस में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में तो कोई यूके में। वहां से बैठ करके वीडियो बना करके छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये भूल गए थे कि किस तरह से छात्र इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। छात्रों का अपना अलग मुद्दा है। बहरहाल इन सबके बीच हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अमित शाह जी ने इस पूरे मामले को बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। हम सभी को कल सुबह ये लग रहा था कि यार कुछ तो होगा, कुछ नहीं तो हो सकता है 10,000 20,000 लोग तो पहुंचेंगे ही, कुछ हंगामा होगा, पुलिस से भी कुछ टकराव हो सकता है, कुछ गिरफ्तारियां होंगी और मामला जो है इतना गंभीर भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगें। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से कोई डर रहा था या कोई चिंता थी, बट इस तरह के आंदोलन में कई बार जब फर्जी खबरें बाहर निकलती हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं और गुमराह हुए लोग कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कई लोगों को भड़काना बड़ा आसान है। हमारे देश में कई ऐसे समाज हैं जो भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस बात का एक डर था। अब अमित शाह जी ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अभिजीत दीप के यूएस से भारत आता है। सबको यह लग रहा था कि यह भारत आएगा और भारत आते ही जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, बाहर मीडिया वाले मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे और नारेबाजी होगी। फिर ये गाड़ी में बैठेगा, इसका काफिला रास्ते में होता हुआ जाएगा। फिर ये जाएंगे संसद मार्ग में, जहाँ थाना है, थाने के पास जाकर के फिर और लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसने लोगों से कह दिया था कि एयरपोर्ट पे मत आना। ये थोड़ी कहा था कि पूरे मार्ग में मत आना या थाने पे मत आना। थाने पे और लोग हो जाएंगे, पुलिस पर प्रेशर बनेगा कि हमें परमिशन दो, हम आंदोलन करना चाहते हैं। और पुलिस परमिशन देगी नहीं, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि 7 दिन पहले बताना पड़ता है परमिशन के लिए। और जब परमिशन नहीं देगी तो और ज्यादा तीव्र आंदोलन कर देंगे कि देखो छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, सरकार डर गई है, परमिशन नहीं दे रही है। इसके बाद हो सकता है पुलिस किसी पर लाठीचार्ज कर दे, एक आध दो गिरफ्तारियां हो जाएं, दिन भर मीडिया कवरेज मिलती रहे और फिर धीरे 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 इंटेंसिफाई होता रहे। इस तरह की एक कोशिश थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अभिजीत दीप के जैसे एयरपोर्ट पर आया, एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरा, फ्लाइट से उतरते ही इसे बाहर जैसे जो होता है ना अराइवल वाला जो मार्ग होता है, उस मार्ग से बाहर आने के बजाय वहां पर डीसीपी साहब थे। डीसीपी साहब ने कहा भाई साहब इधर आ जाओ। जब भी कोई विदेश से आता है तो इमिग्रेशन वाले सेक्शन में आता है, पूछताछ होती है, आ जाओ। तो डीसीपी साहब ने इनसे पूछताछ करी और डीसीपी साहब ने इनसे ये पूछा कि ये बताइए कि आप आ रहे हैं और सुनने में आया है कि आप यहाँ पर कुछ आंदोलन करना चाहते हैं। इसने कहा कि हाँ करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आपने परमिशन ली है? नहीं, परमिशन नहीं ली है, हम परमिशन लेने ही जा रहे हैं। ठीक है। डीसीपी साहब ने कहा ये रहा कागज, ये रही परमिशन, करो साइन। पहला झटका, ये समझ नहीं पाया कि पुलिस परमिशन दे रही है, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अब बेचारा क्या करता, वहां पर तो कैमरे वगैरह भी होते हैं। बेचारे ने साइन कर दिए। पुलिस ने तुरंत फोटो खींचा कागज का, तुरंत सर्कुलेट हो गया कि भाई देखो हमने परमिशन दे दी। अब बेचारा फंस गया। इसके समर्थक बाहर खड़े थे, कुछ तो थे, मीडिया वाले कुछ थे। सबको लग रहा था कि गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस ने बाहर जानकारी पहुंचा दी, गिरफ्तार नहीं हुआ। इमिग्रेशन के कुछ नियम कायदे कानून फुलफिल किए जा रहे हैं। फिर इससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? कि साहब नीट वीट पता नहीं क्या कैसे बोला। अच्छा फिर कैसे कैसे प्रोग्राम रहेगा? इसने कहा कि देखो भाई आपने परमिशन 10 से 5 की दी है, तो हम पहले जंतर मंतर जाएंगे, वहां जाकर के हम नारेबाजी करेंगे। पूरा प्रोग्राम इसने बताया। पुलिस ने कहा अच्छा जंतर मंतर जाना है ना? हाँ जंतर मंतर जाएंगे, वहीं से आंदोलन होगा। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें पहुंचाते हैं। साथियों, ये सोच रहा था कि नॉर्मल मार्ग से मैं जंतर मंतर जाऊंगा तो पूरे रास्ते में तमाशा होता जाएगा, लोग एकत्रित होते जाएंगे और ऐसा लगेगा कि कोई वीआईपी जा रहा है और कोई आया है बदलाव करने के लिए। पुलिस ने नॉर्मल रास्ते से जाने ही नहीं दिया। पुलिस ने कहा तुम्हें जंतर मंतर ही तो जाना है, हम पहुंचा रहे हैं। नॉर्मल रास्ते से तुम्हें 45 मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे, जहां वहां पता नहीं क्या क्या मिलेगा। हम तुम्हें वीआईपी लेन जो होती है, जहां से वीआईपी तुरंत पहुंचते हैं, 10 मिनट में पुलिस ने एयरपोर्ट से जंतर मंतर लाके पटक दिया ऐसे। और लोगों को लगा था कि 10 बजे से लोग आएंगे, 11 बजे से भीड़ एकत्रित होगी, ये भी आते आते 10 बजा देगा। पुलिस ने 10 बजे से पहले ले जाकर के जंतर मंतर पर पटक दिया, लो साफ कर लो धरना। वहां पे उस समय 200 लोग भी नहीं थे। बेचारा हैरान कि यार जो ग्लोरी, जो ग्लैमर में लेना चाह रहा था पूरे रास्ते में, वो तो कुछ मिला ही नहीं। अब यहाँ के मैं क्या करूं? फंस गया बेचारा। चलो 200 लोग थे उस वक्त। किस किस तरह के लोग थे आपने भी देखा है। धीरे धीरे ये खड़ा रहा, कुछ कुछ बोलता रहा होगा, मैं तो गया नहीं। और इसके समर्थक कुछ कुछ बोलते रहे। इसका वो जो मीठा क्या नाम है,
प्रवक्ता, वो भी एक जगह बैठ करके जूस पी रहा था। मतलब ये इस तरह के लोग थे। एक जना जूस पी रहा है, सौरभ खुद जूस पी रहा है, एक बुजुर्ग से पंखा करवा रहा है, ठीक है। एक वो दूसरा वो विचित्र प्राणी, क्या नाम है उसका, विजेता, वो कहीं और पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। ये अभिजीत दीप के खुद कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या, कुछ भी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा। हमें लग रहा था कि पुलिस के खिलाफ हम कुछ करेंगे, जेल वेल जाएंगे, थोड़ा हमारा मामला बढ़ेगा, लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ये अमित शाह ने क्या कर दिया। इसके बाद फिर थोड़े बहुत वहां पर यूट्यूबर्स पहुंचे, ज्यादातर तो यूट्यूबर थे। और आप मेरी बात मत मानो, आरफा खानम शेरवानी आंटी ने एक वीडियो डाला है, वो खुद कह रही है। उनसे बड़ा प्रमाण क्या है, वो खुद मौकाए वारदात पर मौजूद थी, कह रही थी कि भाई बताया जा रहा था कि 2 करोड़ 3 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 2000 लोग भी नहीं है। ये किस तरह का आंदोलन है, यहाँ तो यूट्यूबर्स और मीडिया वाले ज्यादा हैं, आंदोलन कर्मी तो कम है। इस तरह से वो खुद बता रही हैं कि किस तरह ये पूरा आंदोलन फ्लॉप हो गया और इस आंदोलन में जाने वाले लोगों को नहीं पता था कि हम आए क्यों हैं। एक जना कह रहा है कि हम उनका इस्तीफा चाहते हैं, उनका वो क्या नाम है, उनका किनका नहीं पता। एक कहता है हम नीट का एग्जाम लीक हुआ उसका विरोध करने आए हैं। उससे पूछा आपने दिया था? नहीं हमने नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड ने दिया था। एक दूसरा आया कि हम यहाँ पर विरोध करना आए, आप जानते हैं ना, इस तरह के लोग बहुत थे वहाँ पर। उसके बाद एक शर्जील इमाम के लिए नारे लग रहे थे, शर्जील इमाम के समर्थक वहाँ थे। लोग कह रहे थे उसने बुरा गलत क्या किया है, उमर खालिद ने क्या गलत किया है, उमर खालिद के लिए थे। और याद कीजिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है किसके इर्द गिर्द घूमता है। इसमें नाम मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें नाम उसका ममदानी का भी आता है, उमर खालिद का आता है, शर्जील इमाम का आता है, लेफ्टिस्ट पत्रकारों का आता है, कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी आता है, कुछ वकीलों का आता है, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी है, और कुछ ऐसे समर्थक जो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि कैसे अराजकता फैली जाए। ये सब लोग मिलकर के एक स्पॉन्सर कर रहे थे इस तरह के आंदोलन को, जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं था। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा कि नीट में मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। पेपर आउट हुआ, सरकार की गलती है, बार बार सेम पैटर्न पे हो रहा है, सरकार की गलती है, लोग बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सरकार की गलती है। वो मैटर है, चिंता है, वो अलग है, बट उस चिंता को मैं अराजक तत्वों के हवाले कर दूं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। अब साहब यही अभिजीत देव के जो 10 बजे से आंदोलन में वहां शिरकत करने वाला था, 3 बजे तक भी नहीं टिक पाया, गर्मी के मारे बेहोश हो गया, बेहोशी जैसी स्थिति, गाड़ी में ले जाएगा, एसी चलाओ एसी चलाओ एसी चलाओ। ये 30 साल के लड़के जो धूप में 2 घंटे खड़े नहीं हो पा रहे, ये 75 साल के उस मोदी को हटाने आए हैं जो बंगाल चुनाव में दिनों रात भागदौड़ कर रहा था, जो भारत के लिए 5 दिन में 5 देशों में यात्रा करता है सिर्फ इसलिए ताकि एग्रीमेंट्स हो जाए, भारत का काम बन जाए, जो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में मौजूद होता है। मैं माना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी काम कर रहे होते हैं वो, पर काम तो कर रहे होते हैं ना। तुम 75 साल के उस आदमी को हटाने आए हो जो थकता ही नहीं है, और तुमसे 4 घंटे खड़ा नहीं हुआ गया। ये लीडर हैं काकरोच के। और ये जो जानकारी है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अमित शाह कहते कैसे हैं। अमित शाह ने, जाहिर सी बात है, होम मिनिस्ट्री में सब कुछ इंटेलिजेंस तो होता ही है, सबका बैकग्राउंड पता होता है, कौन कहाँ का है क्या नहीं, सब कुछ पता होता है। अमित शाह ने जाहिर सी बात है पता किया होगा कि अभिजीत दीपके का क्या प्रोफाइल है, बताओ जरा, कि साहब ये इतने साल तक आम आदमी पार्टी के साथ काम करता रहा, फिर इतने साल तक इसने ये काम किया, फिर आम आदमी पार्टी ने अपने खर्चे पर इसे यूएस भेज दिया, फिर ये 1.5-2 साल से यूएस में था, यूएस से फिर ये भारत आया, और मतलब इसकी पूरी प्रोफाइल में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला होगा अमित शाह जी को जहां पर दिखाओ कि ये आदमी हट कर्मी है, हट योगी है, या मेहनत वाले काम इसने किए। शुरुआत से सारे काम इसके ऐसे रहे जिसमें एसी में बैठ करके काम करना होता है। तो जिस आदमी की आदत एसी में बैठ करके काम करने की होती है, वो कभी भी 4 घंटे धूप में खड़ा नहीं हो सकता। ये बात अमित शाह जानते थे। जो ये इनके प्रवक्ता मीठे जो दिन आकर के बोल रहे थे, जिनका विजन क्लियर नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि यहां पर जो फ्लेक्स लगाए 200 रुपए का नहीं, कम से कम 1000 रुपए का बनता है, वो क्या जानते हैं कि जमीनी स्तर की हकीकत क्या है। जो वहां पर शर्जील इमाम और ये उमर खालिद की बात करने वाले लोग आ गए थे, इन्हें क्या पता कि किस तरह से इन लोगों को रोका जाए। तो अमित शाह और मोदी जो जमीन से स्टार्ट हुए, जिन्होंने एक एक आंदोलन में खुद हिस्सा लिया है, जिन्होंने खुद सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, जो जमीन में बैठ करके जिन्होंने सभाएं करी हैं, एक एक घर जाकर के लोगों से बातचीत करिए, उन्हें पता है धूप में कैसे चला जाता है। वो आज होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन के भी धूप में चल रहे हैं। उन्हें पता है कि जनता को जोड़ा कैसे जाता है, उन्हें पता है जनता के मुद्दे क्या होते हैं, उन्हें पता है कि भटकना कैसे नहीं होता है। इन लड़कों को क्या पता होगा। तो ये बात अमित शाह को पता थी। अमित शाह ने कहा ठीक है आंदोलन करने दो, अगर रोकोगे तो ज्यादा उत्सुकता बढ़ेगी, ज्यादा मामला बढ़ेगा, करने दोगे अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। और आप देख लीजिए, ये सरकार की नियति रही है कि रोको किसी को मत। कोई यूट्यूब के माध्यम से प्रोपेगेंडा चला रहा है जर्मनी में बैठ के, चलाने दो, रोको मत, करने दो, अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। और आज देखो एक्सपोज हो गया। कोई रवीश कुमार नाम का पत्रकार कुछ कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, चलाने दो, रोको मत, अपने आप खुल के सामने आ जाएगा।
हमने भी सबने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, ममता को हटा दो, ममता को हटा दो। उन्होंने कहा ना, करने दो, जो कर रही है करने दो, अपने आप जनता हटाएगी। और फिर आज देखो जनता इनके नेताओं को मानने के लिए भाग रही है। केजरीवाल, लगता था केजरीवाल को दिल्ली से कोई हटा ही नहीं सकता, खुद अपने कर्मों से मरा। और फिर देख लो, तो आदमी की एक प्रोफाइलिंग होती है, पता चल जाता है इस आदमी का नेचर क्या है और ये कहां तक जाएगा। इस मामले में अमित शाह बहुत जो है शार्प है, उन्हें पता है कि इस आदमी का क्या प्रोफाइल है, कहां तक जा सकता है, कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, उसी हिसाब से उसे टैकल किया जाता है। और केजरीवाल की बात हुई है तो केजरीवाल पे बता देता हूँ। जेनजी की बात कर रहा है केजरीवाल, डेली पोस्ट करता है फेसबुक पे और ट्विटर पे, नीट को लेकर के, जेनजी को लेकर के, युवाओं को लेकर के डेली करता है, नौटंकी में नंबर 1 है। अब देखो केजरीवाल के खुद के राज्य में क्या हो रहा है। पुलिस ने पटियाला में लगभग 2600 लोग जो वहां पर नौकरी की मांग को लेकर के बिजली घर के हेडक्वार्टर के सामने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उन सब पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, सब पर लाठियां बरसाई हैं। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलता। इन लोगों ने वादा किया था, ये आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब में, कि 25 लाख नौकरियां देंगे, 25 लाख का 1/4 भी नहीं दे पाए। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है, जो इंडिया के एवरेज 5.3% से भी ज़्यादा है। पंजाब में जो पढ़ा लिखा यूथ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.6% है, यानी कि हर 5 में से एक पढ़ा लिखा युवा बिल्कुल बेरोजगार है, उसे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है वहाँ। तो उसको लेकर के समय समय पर आंदोलन होते हैं। अभी ITI किए हुए, अप्रेंटिस किए हुए लोग जो नौकरी की तलाश में वहाँ बैठे हैं, सरकार ने कहा था नौकरी दिलवाएंगे, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला, आंदोलन कर रहे थे तो उन पर लाठियां बरसा दी, बुरी तरह से घायल हैं। इस बात को केजरीवाल कितनी सफाई से ढक रहा है। कल की बात, परसों की बात बता रहा हूँ, केजरीवाल ने ट्वीट किया था एनवायरमेंट डे पर पेड़ों को लेकर के कि हमें एनवायरमेंट बचाना चाहिए, हमें पेड़ बचाने चाहिए। तो मतलब नौटंकी तो नंबर 1 करता है। ये भूल गया कि किस तरह से जब ये दिल्ली में था तो इस केजरीवाल ने लगभग 17,115 पेड़ कटवाए थे। पहले पेड़ कटवा दिए, जब मामला ज्यादा गंभीर हो गया तो फिर इसने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि अब कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई पेड़ नहीं काटेगा। और जब ये सर्कुलर जारी किया था तब तक 95% पेड़ कट चुके थे। तो आप जानो, आप मुंह उठा करके किसी को भी अपना नेता मत मान लो। ये अभिजीत देव कोई नेता है? कोई नेता है? इन लोगों का केवल और केवल उद्देश्य था देश में अराजकता फैलाना, देश में आग लगाना, अस्थिरता पैदा करना। एक नीट की बात को पकड़ के ऐसे बैठ गए हैं जैसे इससे अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। 25 साल से 30 साल से पेपर आउट हो रहे हैं। कोचिंग माफिया पैसे लेकर के भर्ती कराते थे, मुझे पता है। अपने किसी सीनियर से बात करना जो 2010 या 2012 के आसपास सेलेक्ट हुआ हो, या उस वक्त उसने दिल्ली की कोचिंग से तैयारी की हो। किस तरह से बड़े बड़े नाम जो आज यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कई नाम थे जो पैसे लेकर के भर्ती कराते थे। आओ पैसे तो हम करवाते, लाओ। पूरा रैकेट चलता था, नकल माफिया चलते थे, मुन्ना भाई चलते थे। आपकी जगह दूसरा आदमी जाएगा पेपर देने, फिंगरप्रिंट का ये कवच पहन करके, और आपके फेस रिकॉग्निशन भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी फोटो आपकी फोटो दोनों को मिक्स करके एक तीसरी फोटो बनाई जाएगी जो एडमिट कार्ड पे लगेगी। भर्तियां होती थी, पूछ लेना। और एक चीज़ और, ये जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है ना, कई जो टीचर हैं जो आज बड़ी बड़ी कोचिंग के मालिक बन गए, जो कहते हैं कि हमारी भी सरकारी नौकरी लगी थी, हम भी फलानी पोस्ट पर पहुंच गए थे, उनसे एक बार ये पूछना कि जब सबूत दिखाना कहाँ लगी थी। ये पूरा कोचिंग माफिया का तंत्र है जो लोगों को घुमा रहा है। नीट का पेपर आउट हुआ, किसी का भी पेपर आउट हुआ, पहली गलती सरकार की होती है, दूसरी गलती उन अधिकारियों की होती है जो सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्यों नहीं करा पाए, अधिकारी भी शामिल हैं। और तीसरी गलती है कोचिंग माफियाओं की, जिस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इसलिए जानबूझ करके इतना हल्ला करते हैं कि इनकी तरफ कोई उंगली ना उठा पाए। बच्चों से कहेंगे अरे हम आपको गरीबों को सस्ती शिक्षा दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अरे तुम गरीबों को शिक्षा दे रहे हो, खुद तो करोड़पति बन के बैठ गए हो, अपने आप के बारे में तो बताओ। वो ये नहीं बताते हैं। आपको 200 रुपये का कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन आप जैसे 1 लाख बच्चे खरीद रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये कोई भी दे लेता है ये सोच के चलो कुछ तो बन जाएंगे। और उससे इनको, अगर 1 लाख बच्चे ने भी खरीद लिया तो इनको 2 करोड़ रुपये आ गए। और कौन सा एहसान कर रहे हो तुम दे करके। कई ऐसे इस देश में कोचिंग्स हैं जो फ्री में पढ़ा रही हैं, जिनको या तो सरकार पैसा देती है या बड़े बड़े संगठन देते हैं। जी, कई हैं। यूपी सरकार भी कोचिंग चला रही है, UPSC तक की चला रही है, और उसमें वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उनको यूपी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। वहां जाके पढ़ लीजिए, क्यों एहसान कर रहे हो यार। 200 रुपये में पढ़ा के मत करो। कुछ यूट्यूब पर पढ़ा के कहते हैं अरे हम तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी देखो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम यूट्यूब में फ्री में नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें व्यूज़ के और लाइक्स के और ड्यूरेशन कितनी देर तक लोगों ने देखा उसके पैसे मिलते हैं। तुम्हारा 2 घंटे के वीडियो को अगर 1 लाख लोगों ने देख लिया और लगभग आधे से ज़्यादा देख लिया, तो तुम्हें उसी में कम से कम 50,000 रुपये मिल जाते हैं। दिन के 50,000 रुपये तुम एक वीडियो से कमा रहे हो, 15 लाख रुपये महीने हो गए। तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो।
और बच्चों के सामने कहते हो देख लो बच्चों, अगर हम जेल चले गए तो तुम्हारे भविष्य खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। तुम नहीं थे तब भी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन तुम ये सोचो तुम पे उंगली ना उठे, ये नहीं होगा। अब सब पे उठ रही है, तुम पे भी उठेगी। तो उनको भी टैकल किया जाएगा। अभी अगले साल यूपी का चुनाव हो जाने दो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूं कि ये सरकार किस तरह से बड़े मतलब नजाकत से अच्छे को डिफ्यूज कर देती है। किसानों के नाम पर तुम्हें आंदोलन करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ बॉर्डर पे। किसानों के नाम पे बैठ रहे हो, उसमें कई खालिस्तानी भी आके बैठ गए थे, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे थे, बैठ जाओ। सबको लग रहा था अब तो हरियाणा बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी, उसी वक्त जीता, क्योंकि वो किसान थे ही नहीं। लद्दाख में सोनम वांगचुक बदमाशी कर रहा था, कुछ दिन तक तो सरकार ने जाने दिया, लेकिन जब हिंसा करवाने लगा तो सरकार को लगा अब इसे जेल में डालो, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और ऐसे देश के साथ बॉर्डर बना हुआ है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसको जेल में जरूर डाला था। तुम रेसलर के नाम पर कर रहे हो, करो। तुम सोचोगे खिलाड़ियों के नाम पर भड़का लेंगे, तुम वो नहीं कर पाए। तुमको लग रहा है कि तुम सीए के नाम पर प्रोटेस्ट कर लोगे, शाहीन बाग में 1 साल तक बैठे रहोगे, बैठे रहो, 1 साल तक बैठे रहो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लिया? तुम्हें लगता है बॉलीवुड वालों को जेएनयू में लाकर के तुम कुछ करवा लोगे, हवा बना लोगे? बना लो। धुरंधर की सक्सेस ने बता दिया कि जनता बॉलीवुड में किसकी तरफ है और क्या चाहती है। तुम्हें लगता है तुम शाहरुख खान से, आमिर खान से, सलमान खान से कुछ बुलवा लोगे और उससे हवा बन जाएगी? बनवा लो। सोशल मीडिया के ज़माने में सब चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। तुमने सब कर लिया, ठीक है, सब कर लिया, अब सरकार को करने दो। अब सरकार क्या कर रही है? नक्सली पूरी तरह से खत्म। अमित शाह इस समय बॉर्डर स्टेट्स के दौरे पर है, सारे बॉर्डर स्टेट्स हाई अलर्ट पर हैं, और अंदर ये जितनी भी अर्बन नक्सल्स हैं ना जो नौटंकी करते हैं, अब इनका नंबर है। धीरे धीरे देखना क्या क्या होता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।